बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ जी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर समस्या बताई है बैकलॉग वाली, ये समस्या केवल आपकी नहीं है, आपकी नहीं है, आपकी नहीं है, ये समस्या है हम सभी की। सभी इस कंडीशन से गुजर रहे हैं कि मेरा बैकलॉग कैसे कवर होगा, या अगर जिन बच्चों का बैकलॉग कवर हो भी गया है तो मैं टाइम को कैसे मैनेज करूँ, कैसे स्कूल की स्टडी को मैनेज करूँ, कैसे ऑनलाइन स्टडी को मैनेज करूँ, और मैं कैसे अपने लिए भी टाइम निकाल पाऊँ। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको यही सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि बैकलॉग कैसे कवर करें। देखो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है कि आपका बैकलॉग है ना। अदरवाइज कई तो सोचते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जब आएगा जब सोची जाएगी। तो देखिए करना क्या है आपको, मैं यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ ताकि आपको बहुत बढ़िया तरीके से और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो एक औसतन जो बच्चा पढ़ाई करता है साल भर में, तो उसका कुछ रोटेशन होता है। हर चीज़ एक साइकिल से चलती है, ये ध्यान रखिएगा। हर चीज़ एक साइकिल से चलती है, जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से वापस घूम के आ जाती है। यानी कि आपका साल यहाँ से शुरू होता है और वापस घूमकर यहीं पे आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी क्लास में दोबारा आ जाते हैं, इसका मतलब है आप अगली क्लास में चले जाते हैं, फिर नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अब है क्या यहाँ पर, बेसिकली इस पूरे को हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे लगभग अप्रैल में सबका सेशन शुरू हो जाता है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, और हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत मिड ऑफ सितंबर, या आप मान लीजिए सितंबर, ठीक है। ये चलता है आपका सेशन फर्स्ट। गौर कीजिएगा जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। देन चलेगा आपका सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। ये है आपका सेशन 2, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे हमारे स्कूल में ऐसे सेशन नहीं चलते, पर जो मैं बता रहा हूँ वो आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए। फिर चलता है आपका दिसंबर, जनवरी, और फिर चलता है आपका फरवरी। ये एग्जाम वाला सीजन होता है, ठीक है। ये आपका 3rd सीजन हो गया, ये आपका 4th सीजन हो गया, ठीक है। अब इन 4th सीजन में होता क्या क्या है ये देखिए। यह है आपका पहला सीजन। जब आप किसी क्लास में जाते हैं तो वहाँ के आप टॉपिक्स को कवर करते हैं अकॉर्डिंग टू यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो आप नहीं कर रहे हैं या आप कर भी रहे हैं तो और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आपको अपने स्कूल की बुक, अगर एनसीईआरटी चल रही है तो एनसीईआरटी को कवर करना है, बस एनसीईआरटी को कवर करना है। साथ में आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ भी पढ़ रहे हैं, वहाँ का मटीरियल, तो मैं इसमें लिख देता हूँ कोचिंग मटेरियल। अब कई बच्चों के दिमाग में आ गया होगा हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमारे पास मटेरियल नहीं है। तो भाई जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा है वही आपके प्रॉपर नोट्स, दैट इज द कोचिंग मटेरियल, ठीक है। सेकंड जो आपका फेज होता है, सेकंड फेज होता है, अब आप एक बार कोर्स पूरा कर चुके हैं, अप्रैल से सितंबर तक आपका पूरा कोर्स हो जाता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते हैं तो एनसीईआरटी की बुक भी खत्म हो जाती है और कोचिंग और मटेरियल भी खत्म हो जाता है। अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर यही तो प्रॉब्लम है कि हमारा खत्म नहीं हो रहा। तो भाई घबराओ मत, पहले मुझे समझाने दो, फिर मैं आपकी समस्या का भी समाधान इसी वीडियो में कर दूंगा। फिर सेकेंड जो फेज आता है, सेकेंड फेज होता है हमारा रेफरेंस बुक का। जो भी आपकी रेफरेंस बुक होती है, ठीक है, कई बच्चों की मैं नाम नहीं लूंगा किसी बुक का, सबकी अपनी अपनी होती है। अदरवाइज जिसका नाम नहीं लिया वही कहेगा मेरी बुक का नाम नहीं है, यानी कि ये खराब। आपने जो भी एक साइड बुक ले रखी है, या आपके हो सकता है कोचिंग वालों ने किसी को बोला हो ये बुक ले लो आप, वो बुक आप पूरा कवर करते हैं। तो ये होता है आपका एक तरह से रिवीजन, ये होता है आपका रिवीजन, ठीक है, पहली बार का रिवीजन। फिर दिसंबर और जनवरी में आप कवर करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये होता है आपका 3rd रिवीजन, है ना। 3rd रिवीजन तो नहीं कह सकते, 2nd रिवीजन कह सकते हैं, क्योंकि फेज 3rd है पर रिवीजन तो 2nd ही है। तो ये हो गया आपका रिवीजन 1, ये हो गया आपका रिवीजन 2, ठीक है। फेज 3rd रहेगा, रिवीजन 2 रहेगा, और 4th जो होता है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर मेनली हम कवर करते हैं आपका जो भी सैंपल पेपर्स होते हैं, है ना। मॉक टेस्ट कह लीजिए आप, मॉक टेस्ट प्लस सैंपल पेपर्स, ठीक है। ये होता है आपका रिवीजन 3rd और फेज 4। ये चीज़ें एक बच्चे के एवरेज उसको स्टडी करनी
चाहिए और इसी हिसाब से सही भी रहता है, ताकि पता चल जाता है यहाँ तक मैंने कवर कर लिया, क्या मेरा वीक रह गया, अब मैं यहाँ कवर करूँगा, फिर उसमें और इम्पोर्टेंट अच्छे तरीके से यहाँ करूँगा और यहाँ मैं एकदम फिट एंड फाइन हो जाऊँगा और अच्छे मार्क्स ले आऊँगा। अब समस्या कहाँ आ रही है? अब समस्या इसमें ये आ रही है हमारे पास कि अभी जैसे चल रहा है, आपको पता है अभी एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ तो ये मिड ऑफ जुलाई हो गया है। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी कंडीशन ये आ गई है, अगर हम सपोज हमारा बैकलॉग इतना हो गया है, क्योंकि बैकलॉग कैसे बढ़ा कि मान लीजिए हम लोगों ने शुरुआत में अप्रैल में या मई में ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट नहीं करी थी और अब हम करना चाहते हैं या अब हमने करी है, तो प्रीवियस के हमारे क्वेश्चन छूट गए हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ, देखो अपन तो बहुत देसी टीचर हैं तो देसी एग्जाम्पल के साथ ही चलेंगे। अगर मान लो आप मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, जैसे से फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूँ 9th और 10th में 15 चैप्टर्स हैं, तो अभी चल रहा है जुलाई, तो जुलाई में आप मान लीजिए लगभग आपका 9th या 10th चैप्टर चल रहा है, 9th या 10th चैप्टर चल रहा है। बच्चा कहेगा सर 9th या 10th चैप्टर चल रहा है, इसका मतलब मेरे आगे के 1 से लेकर 8 तक चैप्टर तो छूट गए हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं आगे जाऊंगा अगस्त, तो हो सकता है यहाँ 11, 12, 13 चले और सितंबर में आके 14 और 15 चले और आपका कोर्स कवर हो जाए, ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा? बच्चे ने अगर यहाँ एडमिशन लिया है तो उसके साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि उसका जो पीछे का 8 चैप्टर था वो बैकलॉग में था और वो डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि बैकलॉग का जैसे ही नाम आता है वैसे ही बच्चा डिप्रेशन में हो जाता है और कुछ खाता पीता नहीं है, कुछ उसको समझ में नहीं आता। जबकि मैं कहता हूँ भैया जब जागो तब सवेरा, आपको चिंता की कोई बात नहीं है। आप इस स्टेज में चल रहे हैं तो जहां भी आपको ट्रेन मिलती है, आप सफर में जा रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा, चलो घर से तो पैदल निकलते हैं, जहां भी ऑटो मिलेगा हाथ देंगे और बैठ के आगे सफर तय कर लेंगे, करते हैं ना आप लोग ऐसा। तो बस ये वही स्थिति है। आप अपना यहाँ से स्टडी स्टार्ट कर लीजिए, जो आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, अपनी कोचिंग कर रहे हैं, यहाँ से आप प्रॉपर तरीके से आगे चलते जाइए, ठीक है। जब भी ये आपका पूरा प्रॉपर कवर हो जाएगा। अब कई बच्चों के पास तो क्या मॉर्निंग में टाइम है, स्कूल की क्लासेस नहीं चल रही है, तो जिनके पास मॉर्निंग में टाइम है वो तो अपना मॉर्निंग बैकलॉग में निकाल सकते हैं कि आप अपना जो आफ्टरनून से है वो तो यहाँ स्टडी कीजिए और जो आपका मॉर्निंग वाला टाइम है वो आप पूरे बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए अपने बैकलॉग। परंतु जहाँ स्कूल की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं वहाँ बच्चा कह रहा है मेरा बैकलॉग कवर नहीं हो रहा, तो मेरे महानुभावों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, स्कूल वालों ने अभी अगर देखा जाए तो एक्टिवली वर्क करना स्टार्ट करा है। तो अगर देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ मई तो छोड़ दीजिए, खैर आप जून और जुलाई यहाँ लगभग स्कूल वालों ने बहुत एक्टिवली काम स्टार्ट करा है। और ये जो आपके चैप्टर्स हैं, अभी किसी भी आप स्कूल की कॉपी उठा के देख लीजिए, चैप्टर नंबर 3 to 5 तक चल रहा होगा, 3 से 5 वाला चल रहा होगा, 1 और 2 ही चैप्टर पहले हुए होंगे। तो भाई आप इन चैप्टर्स को यहाँ जब मॉर्निंग में स्कूल की क्लास चल रही है बहुत एक्टिवली बैठो और उनको पढ़ो। और जब आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है यहाँ पर, तो इस वाले टाइम में जब आपको मिलता है, अगर टाइम जिस दिन आपकी क्लास नहीं होती या नाइट में सोते हुए जो भी टॉपिक यहाँ चल रहा था, जैसे चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, तो रात को उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ वालों में से देख सकते हो, ताकि आप उस चीज़ को और रिफ्रेश कर सको कि हाँ ये टीचर ने पढ़ाया था, इसका मतलब ये होता है। तो आप स्कूल से अपना बैकलॉग कवर कीजिए और यहाँ से आगे चल जाइए। जब यहाँ आपका ऑनलाइन वाले, यहाँ आपके कोचिंग वाले, ऑफलाइन वाले जब रिवीजन कराएंगे तो आपके लिए एक तरह से वो स्कूल वाला तो वर्क पूरा हो चुका है, अब आपके लिए भी ये रिवीजन ही होगा, ठीक है, आपके लिए भी ये रिवीजन ही होगा। क्योंकि अगर सुबह स्कूल की क्लास चल रही है तो, अदरवाइज तो आपके पास सुबह समय है और बैकलॉग जैसी चीज़ कोई नहीं है, आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात। हम कर क्या रहे हैं, जो मेरे पास बच्चों के काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर मैंने आपकी क्लास इसलिए अटेंड नहीं करी थी। बेसिकली मैं आपको बता दूं, मैं एक ऑनलाइन एजुकेटर हूं, अनअकैडमी पर पढ़ाता हूं। अगर आप मुझसे लाइव भी पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर मैं आपकी क्लास इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि रिकॉर्डिंग देखता हूँ प्रीवियस वाली, तो मैं आपकी प्रीवियस वाली रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, फिर जब वो कवर हो जाएगी तब मैं आपकी क्लास में आऊँगा। तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, यानी कि मैं यहाँ हूँ, आगे यहाँ आऊँगा, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ये चल रहा है जुलाई, ये चल रहा है अगस्त, ये चल रहा है सितंबर, तो मेरी गाड़ी तो आगे निकलती जाएगी। और आप यहाँ अगर मेरा चैप्टर नंबर 1-2 पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, या मेरा क्या किसी भी टीचर का रिवीजन करोगे और इधर वाली क्लास में नहीं आओगे, तो ये वाला बैकलोड भी आपका अगस्त में चला जाएगा। तो ये तो बढ़ता ही चला जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, आप स्वयं अपने लिए गड्ढा खोदने लग जाओगे। तो इस चीज़ को बहुत दिमाग में अच्छे से बैठा लो भाई
कि जहां से भी स्टार्ट करा है, जब जागो तब सवेरा, वहीं से स्टार्ट कर दो और आगे की पढ़ाई बहुत प्रॉपरली तरीके से करो। और अगर मॉर्निंग में स्कूल की क्लासेस नहीं है तो ही बैकलॉग पे सोचो, अदरवाइज जो स्कूल की क्लासेस हैं उनको बहुत प्रॉपरली तरीके से करो, बहुत प्रॉपरली तरीके से होमवर्क करो, बहुत प्रॉपरली तरीके से वहीं स्कूल का रिवीजन करो, सारी चीज़ें डिस्कस करो, ताकि जब यहाँ वाली चीज़ों में आप रिवीजन करोगे तो वह आपके लिए माइंड में एक सेटअप चीज़ तैयार रहेगी। समझ में आ गया? अगर स्कूल की क्लास है तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है। और किस तरह से करना है, ये तो बिल्कुल नहीं करना है कि बैकलॉग करने लगे इवनिंग वाले टाइम में और इवनिंग की क्लास छोड़ते चले गए, वरना वो आगे चलती चली जाएंगी। क्लियर हो गया भाई? कोई दिक्कत की बात है? अब किसी को बैकलॉग की, अब किसी को डरना नहीं है बैकलॉग से। बैकलॉग जैसी कोई चीज़ आपके दिमाग से अब नहीं आनी चाहिए, निकाल दो दिमाग से। जहाँ से स्टार्ट हुए हो वहीं से स्टार्ट हो जाओ। क्लियर? क्योंकि आपको जो एग्जाम देना है, देखो आपका जो एग्जाम है ना, वो आपका एग्जाम अभी नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ जैसे 10th में NTSC भी है, तो NTSC नवंबर में वैसे ही पोस्टपोन हो गया, अब वो आगे जनवरी में होगा, तो आपके पास तो वैसे ही समय मिल गया, तो आप इजीली उसको कवर कर सकते हो। ये आपका सितंबर की जगह अक्टूबर नहीं तो नवंबर तक पूरा कोर्स हो जाएगा। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बशर्ते जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो। क्योंकि मैं देखता हूं यहां हम आगे निकलते चले जाते हैं और बच्चों का पीछे का छूटता चला जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे से एक बच्चा डिस्कस भी कर रहा था, सर आगे बढ़ते जा रहे हैं हम और पीछे का हमारा बहुत वीक होता जा रहा है, तो पीछे का भी आप कोई रिवीजन कराते चलिए। यानी कि बच्चों को जरूरत पड़ती है साइकिल चलाने की, तो आप इस चीज को समझिए, जहां से भी हो वहां से इतना अच्छे से करो कि इस वाले रिवीजन में आप अपना इधर वाला ध्यान दे सको जो छूटा है। बैकलॉग खत्म। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि ये भी सबसे बड़ी समस्या बन गया है कि चलो जो आपने कहा वो हमने माना, बैकलॉग जैसी कोई चीज नहीं है हमारी जिंदगी में। अब हम बहुत प्रॉपरली तरीके से काम कर लेंगे, पर हमारे टाइम को थोड़ा मैनेज करके बता दो। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, सुबह भी जल्दी उठ जाता हूँ। देखिए मैं आपसे कहता हूँ, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, आप 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, आप एक टाइम पे उठो बस, ठीक है? जब भी उठो एक टाइम पे उठो, फिक्स टाइम पे। मान लो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 6 बजे का, आप 6 बजे उठे हो, ठीक है? अब ये मत कहना, देखो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि अगर आप इसमें बोलोगे, अब बच्चे तो हो नहीं कि सर मैं तो 4 बजे उठता हूँ, मैं तो 4:30 उठता हूँ, मैं तो 9 बजे उठता हूँ। ये एक एजम्पशन है मेरा कि आपको 6 बजे उठना चाहिए अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो। यहाँ से 6 से लेकर अगर मैं बात करूँ तो 6:45 तक आपको अपना पूरा रूटीन कवर कर लेना चाहिए, पूरा डेली रूटीन कवर कर लेना चाहिए, जिसमें 15 मिनट्स की मिनिमम एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, ताकि आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 6:45 से लेकर 8 तो नहीं, क्योंकि 8 बजे तो क्लास स्टार्ट हो जाती है, 7:45 तक ये जो आपका 1 आवर होगा, ये 1 आवर आप अपने ऐसे सब्जेक्ट को जहां आपको लर्न करने की जरूरत है, जैसे बायोलॉजी हो गया या आपका SST हो गया, है ना, मेनली यही दोनों, बायोलॉजी या SST, ये कवर कर लीजिएगा आप। यहाँ 1 घंटे अपना पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, बढ़िया पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है? अब बात करते हैं 8 बजे से लगभग स्कूल की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, तो 8 बजे से आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। और जनरली जहां भी चल रहा है वो 1 बजे तक चल रहा है, ठीक है? 1 बजे तक। अब 1 से 2 आप अपना लंच कीजिए, है ना? ये 90% तो लोगों के साथ बैठ जाएगा, है ना? 10% लोगों में वेरी हो सकता है, तो अगर किसी में वेरी हो तो यार डिस्कस कर लेना मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपके ऐसे सर हमेशा अपने बच्चों के लिए तैयार रहते हैं। तो 1 से 2 का जो समय है ये आप अपना लंच वंच कीजिए, रेस्ट कीजिए, ठीक है? लंच प्लस रेस्ट। और 2 बजे से जो है आप मान लीजिए 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ये जो टाइम है, 10 को आप 11 ले लीजिए, है ना? 2 से 11 बजे तक। अब आप कहोगे इतना पढ़वाओगे क्या सर? तो भैया इतना पढ़ना नहीं है, ये मैंने लिखा है कि ये जो टाइम है ये आपकी ऑनलाइन स्टडी का है, क्योंकि हमारा टॉपिक आज ये भी तो है कि हाउ टू मैनेज ऑनलाइन स्टडी अलोंग विद स्कूल। आप स्कूल करेंगे, स्कूल का काम स्कूल वाले में ही पूरा कर लेंगे, और ये टाइम है आपकी ऑनलाइन स्टडी का। अब ऑनलाइन स्टडी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा है वो इतना है कि समुद्र भर सब्जेक्ट हो गए यहाँ पर, ऐसा लग रहा है आपको, समुद्र भर सब्जेक्ट हो गए, हम उनको कैसे एक मोतियों की माला में फिरोएं, तो वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। 2 से 11 मैंने टाइम दिया, यहाँ पर आप इन बिटवीन अपना इवनिंग में 1 घंटा खेलेंगे भी, ये भी बता देता हूँ। इवनिंग में आपको एटलीस्ट 45 मिनट्स गेम्स करने हैं, इंडोर गेम्स कीजिए, आउटडोर गेम्स कीजिए, जो भी आपकी मर्जी है, और 30 मिनट्स का आप डिनर कर लीजिएगा, ठीक है? 15 मिनट्स का आप स्नैक्स वगैरह कर लीजिएगा इवनिंग में, ठीक है? तो अगर मैं बात करता हूं तो ये 1.5 घंटा हटा दीजिए, 1 आवर 30 मिनट,
ठीक है, 1 आवर 30 मिनट और हटा दीजिए इसमें से, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बहुत टाइम है आपके पास। अब ये टाइम कैसे मैनेज होगा, बात है ये। देखिए, अगर हम किसी भी ऑफलाइन में, भाई जब तक कोरोना नहीं था तब तक तो ऑफलाइन का ही क्रेज था। अगर मैं आपको बहुत सच्ची बात बोलूं, हम लोग ऑनलाइन में पढ़ाते थे और ऑनलाइन में बहुत कम एजुकेटर ऐसे थे जिनकी क्लास भरी रहती थी, अदरवाइज सबकी क्लास में बहुत कम बच्चे हुआ करते थे। पर कोरोना के क्रेज के बाद ऑनलाइन बहुत बूम आ गया है। तो अगर मैं बात करता हूं तो ऑफलाइन में आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जब एडमिशन लेते थे तो वहां पर होता क्या था, अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं 9th 10th की, तो वहां पर जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते थे वो पढ़ाए जाते थे आपको मैथ्स, ठीक है, साइंस, सोशल, इंग्लिश, ठीक है, और मेंटल एबिलिटी। ये आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट की बात करें तो यही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इनके अलावा हिंदी विंदी नहीं पढ़ाया जाता, अगर मैं किसी भी बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूं। अब साइंस में बच्चा क्या करता है, हमें पता है साइंस में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। थोड़ा सा क्या होता है, जो हमारे नियर अबाउट की कोचिंग्स होती है वो साइंस नाम से ही पढ़ाते हैं, और जो बड़ी बड़ी कोचिंग होती है जो लाखों में फीस ले लेते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इसको कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए, आपका जो डे चलता है इस पर बहुत ध्यान रखिएगा। आपका जो डे चलता है वो कुछ ऐसा चलता है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ठीक है, या आपका चलता है मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ठीक है। या आपका चलेगा, अगर ये नहीं चला तो आप मान लीजिए एक डे और चल जाता है इसका दूसरा अल्टरनेट, मतलब मेरा कहने का मतलब है या तो 3 दिन चलता है या 4 दिन चलता है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, क्योंकि उनको मैक्सिमम नंबर ऑफ बैचेस कवर करने होते हैं, तो इस तरह से प्लान होता है। टाइम टेबल भी ऐसे ही बनाया जाता है कि आपकी मोस्टली जो क्लासेज होती हैं वो इवनिंग में 4 से लेकर 7 बजे तक या 7:30 बजे तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। अब यहाँ पर आपको एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाते हैं, जैसे यहाँ आप गया, आपका फिजिक्स आ गया, बायोलॉजी आ गया, मैथ्स आ गया, अगले दिन आपका मैथ्स आ गया और आपका एसएसटी आ गया और इंग्लिश आ गया, फिर आपका मान लीजिए यहाँ पर मैथ आ गया और आपका सपोज फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, इस तरह की चीज़ें आपको चल जाएंगी, है ना। देखो सारे सब्जेक्ट आ गए, इंग्लिश, एसएसटी, या यहाँ फिजिक्स की जगह एसएसटी आपको मिल जाएगा, ऐसा चलेगा। यही चलता है गाइस, यही चलता है, ये मिल जाएगा। या अगर आप यहाँ भी बात करें तो यहाँ पर जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आ गया, अगले दिन आप गए तो आपको मैथ्स आ गया, देन बायोलॉजी आ गया, देन एसएसटी आ गया, फिर आप गए तो इंग्लिश आ गया, फिजिक्स आ गया, बायोलॉजी आ गया, फिर आप गए तो एसएसटी आ गया, मैथ्स आ गया और केमिस्ट्री आ गया। कुछ इस तरह से चीज़ें चलने लगती हैं। 4 दिन वालों में थोड़ा सा ठीक रहता है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि आपको एक दिन में एक क्लास मिल रही है फिजिक्स की, फिर उसके बाद उस वीक में नहीं है। बायो की है, फिर नहीं है। मैथ्स की आपको 2 दिन मिल जाती है, मैथ की आपको 1 दिन मिल जाती है, एसएसटी की 2, केमिस्ट्री की 1 दिन, इंग्लिश की 1 दिन। ये मैंने बहुत रफ बनाया है, ये वेरी भी कर सकता है, पर 90% एक्यूरेसी इसमें है। फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स 2 दिन मिल गई, केमिस्ट्री 2 दिन मिल गई, मैथमेटिक्स 3 दिन मिल जाती है, एसएसटी 2 दिन मिल जाती है, इंग्लिश 1 दिन मिल जाती है, बायोलॉजी 2 दिन मिल जाती है, जब आपके पास ये 4 दिन का टाइम टेबल होता है। अब यहाँ पर आप ये देखिए, और इसी तरह से ये ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे वाला भी कुछ इसी तरह से बना होता है। यहाँ पर आप एक ये चीज़ देखिए कि फिजिक्स आपके पास कब आ रही है, केमिस्ट्री आपके पास कब आ रही है, मैथ्स आपके पास कब आ रही है। यानी कि जो चीज़ मैथ्स जैसा सब्जेक्ट हम कहते हैं, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जिसका डेली रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 1 घंटा तो देना ही चाहिए। वैसे भी सब्जेक्ट आप देखिए, हफ्ते में पहले ही 4 दिन क्लास हो रही है या 3 दिन हो रही है, उसमें भी क्लास मेरी 3 दिन आ रही है या 2 दिन आ रही है। तो अल्टीमेटली आप सोचिए, आपको लगता है मेरा कोर्स भी कवर हो रहा है, और बाकी दिन जिस दिन क्लास नहीं है, देखो 3 दिन हुआ 3 दिन क्लास नहीं है, 3 दिन हुआ 3 दिन क्लास नहीं है, ठीक है। संडे को तो मैं गिन ही नहीं रहा, संडे को तो आप अपना फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। 4 दिन क्लास है, 2 दिन क्लास नहीं है। तो ये जो जहां क्लास नहीं है, ये आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसको बहुत इजीली अपने स्कूल वर्क के लिए या यहाँ के होमवर्क के लिए मैनेज कर लेते हैं, मॉड्यूल वगैरह करने के लिए मैनेज कर लेते हैं, और आपको लगता है मेरे पास टाइम बहुत है। अब उल्टा हम क्या करते हैं, यहाँ ऑनलाइन में क्या समस्या हमारे साथ आ रही है, जो हम सब इससे बहुत जूझ रहे हैं, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। देखो ऑफलाइन में तो इसलिए मैनेज हो जाता है क्योंकि टाइम टेबल भी वैसा ही रहता है, और क्लासेस जो होती हैं 1 दिन छोड़कर 1 दिन आती हैं, और सबसे बड़ी बात, आपके बैचेस डिसाइड होते हैं कि आप इसी बैच में पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ से यहाँ जंप करना है तो आपको अपना बैच चेंज करना पड़ेगा, इसी टीचर से पढ़ेंगे, इसी एजुकेटर से पढ़ेंगे, ये चीज़ें होती है। पर हम जब ऑनलाइन में आते हैं तो ऑनलाइन में आपको एक बहुत बड़ी दुनिया मिलती है। ऑनलाइन दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया है भाई। यहाँ पर क्या होगा, जब आप ऑनलाइन स्टडी करोगे तो आप देख लीजिए, इसमें थोड़ी सी जो समस्या वो ये आती है कि यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बायोलॉजी, एसएसटी, ठीक है, मैथ्स, मैथ, इंग्लिश, ये इतने सब्जेक्ट हो गए। फिजिक्स पढ़ाने वाले मेरे पास 3 टीचर आ गए, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले मेरे पास 3 टीचर आ गए, बायोलॉजी वाले 3 आ गए, एसएसटी वाले 2 आ गए, मैथ्स वाले तो पूछो ही मत, मैथ्स का तो भरमार लग जाता है, हर दूसरा टीचर मैथ्स पढ़ाता है, मेंटल एबिलिटी की तो नदियाँ बह जाती हैं ऐसा लगता है, ठीक है, और इंग्लिश के 2-3 टीचर आ गए। ये हो गया, 3 टीचर ले लो, इतने सारे टीचर हैं, ठीक है ना। अब इसमें से मुझे डिसाइड करना है कि मुझे किस किस टीचर से पढ़ना है। अब बच्चा क्या करेगा, सबकी क्लासों में एक बार जाएगा, और होना भी यही चाहिए, मैं भी यही कहता हूँ, सबकी एक बार क्लास अटेंड करके देख लो, और एक बार से कुछ नहीं होता, 2-3 बार तो आपको करनी चाहिए। मतलब आप जब भी ज्वाइन करते हो तो शुरुआत का 1 महीना तो आपका ऐसे ही चला जाता है टीचर को डिसाइड करने में कि मुझे किससे पढ़ना है। बच्चा क्या करेगा, जैसे फिजिक्स का उन्होंने ये ले लिया, केमिस्ट्री का ये ले लिया, और अब बाकी हटा देते हैं अपन, ठीक है, बायोलॉजी का ये ले लिया तो ये हटा दो, एसएसटी का ये ले लिया। मैथमेटिक्स में क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इनसे पढ़ूँ, ये स्कूल लेवल पढ़ा रहे हैं, ये एनटीएससी पढ़ा रहे हैं, ये एनएमटीसी पढ़ा रहे हैं, आईजेएसओ जैसी एनएससीजीएस पढ़ा रहे हैं, तो 3-3 4-4 टीचर बना लेता है। मेंटल एबिलिटी में वो जिस भी टीचर की क्लास चल रही होती है उनकी क्लास में चला जाता है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाता किससे पढ़ना है। इंग्लिश में वो अपना एक टीचर बना लेता है। बात ये हो गई। अब देखो कितने टीचर हो गए, 1 2 3, यहाँ भी फिजिक्स में भी 2 बना लेता है वो, ठीक है, केमिस्ट्री में भी 2 तो बना ही लेता है, और बायोलॉजी में भी 2 तो बना ही लेता है। ये बच्चे का नहीं, वही होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और ये करीबन 15, तो 15 टीचर हो गए अप्रॉक्सीमेटली, 15 टीचर हो गए। और डे कितना है, 1 डे, एक ही दिन में सबकी क्लास है, एक ही दिन में सबकी क्लास है। बच्चे को जाना भी सबकी क्लास में, क्योंकि जिसकी क्लास में नहीं जाओगे तो वही टीचर आपको कहेगा अगर तुम कल से मेरी क्लास में नहीं आए या रेगुलर नहीं रहे तो मैं मेरे ग्रुप से निकाल दूंगा, है ना, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। तो बच्चे के माइंड पे एक थोड़ा सा वो होता है अपसेट, या तुमने मेरा कोड यूज़ नहीं करा तो तुम मेरे साथ नहीं आए, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें चलती हैं, तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। तो बच्चा डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलेगा गाइस? देखो ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर ये आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहती हैं। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, यही इसकी यूनिकनेस है, 24/7, ठीक है। अब आपको अगर फिजिक्स में मान लो इन सर से पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है, केमिस्ट्री में इन सर से पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है, बायोलॉजी में इनसे, एसएसटी में इनसे, मैथमेटिक्स में इनसे, मेंटल एबिलिटी में इससे, और इंग्लिश में इनसे पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है, तो गाइज अब आप इनसे ही पढ़ो। और इनमें भी आप ऐसे डिसाइड करो कि एक दिन में अपने 3 ही क्लास आएँ या 4 ही क्लास आएँ, 1-1 घंटे की क्लास होती है। अगर आप अपनी 3 क्लास फिक्स कर लोगे, जैसे मान लो आपकी फिजिक्स की रोज आ रही है, केमिस्ट्री की रोज आ रही है, बायोलॉजी की रोज आ रही है, एसएसटी की रोज आ रही है, मैथमेटिक्स की रोज है, सबकी रोज क्लास है, तो आप क्या करो कि इसमें से जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एसएसटी आपने एक दिन करी, ठीक है, फिर अगले दिन क्या करो आप, जैसे केमिस्ट्री, बायो, एसएसटी, मैथ्स करो, फिर क्या करो आप बायो, एसएसटी, मैथ्स, मेंटल, इस तरह से आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर फिजिक्स की क्लास में अगर मैं मंडे को जाऊंगा और फिर ट्यूसडे को नहीं जाऊंगा, फिर वेडनेसडे को जाऊंगा, फिर थर्सडे को नहीं जाऊंगा, फिर फ्राइडे को जाऊंगा, फिर सैटरडे को नहीं जाऊंगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सेम अगर मैं मैथमेटिक्स में, देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डेली आपका रिवीजन मांगता है, तो अगर डेली जा भी रहो तो कोई बुराई नहीं है, क्लास के अंदर ही रिवीजन हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएंगे, खत्म हो गई बात, ठीक है। फिर दूसरी हम बात करते हैं कि इसी तरह आप केमिस्ट्री में भी, जैसे केमिस्ट्री में आप मंडे को नहीं गए, मान लो ट्यूसडे को चले गए, वेडनेसडे को नहीं गए, थर्सडे को चले गए, इस तरह से पेयर बना लो अपना, है ना। अब होगा क्या यहाँ पर कि भाई आप जैसे ट्यूसडे को नहीं गए, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास में, तो इसका मतलब नहीं है ये दिन वेस्ट हो गया आपका। अब क्या करेंगे आप, ट्यूसडे की रात को जब आप फ्री होंगे सब चीज़ों से, सारी चीज़ों से, आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, स्कूल वगैरह से फ्री हो चुके होंगे, तो रात को जो आधा 1 घंटा आपके पास बचता है, वहाँ पर यहाँ की आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्या क्या हमने आज पढ़ा है, ताकि हम अगले दिन वह उसके आगे का कवर कर सकते हैं। और 3 दिन के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, 2 दिन आए, 1 दिन की रिकॉर्डिंग देखी, डाउट क्लियरिंग में क्लियर करा। ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हमें करना पड़ेगा। हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी, और 15-15 क्लासेज एक दिन में कर देते हैं और फिर कहते हैं टाइम नहीं बचता। तो गाइज मैंने आपको बता दिया किस तरह से ऑफलाइन बेनिफिशियल हो जाता है ऑनलाइन के मुकाबले, कि आपको वहाँ पर क्योंकि एक तरह से पागल बना दिया जाता है। सच्चाई यही है, क्लासेस हो रही हैं कम और आप हो रहे हैं खुश, पागल ही तो बना रहे हैं आपको। क्लासेस तो ले रहे हैं कम, वो वीकली 3 या 4 ही क्लास आ रही है और आप खुश हो रहे हो।
यहाँ पर आपको इतना दे दिया जाता है कि आपको ही समझ में नहीं आता मेरे लिए क्या सही है गाइस। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपना टाइम टेबल प्रॉपर तरीके से खुद बनाना पड़ेगा। दूसरा एक बहुत बड़ी चीज़ ये होती है यहाँ पर, अगर हम बात करें कि बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे करना क्या है। वो जिस भी टीचर से मिलता है उस टीचर से प्रभावित होकर, या किसी भी जगह की आप बात कर लीजिए, किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की बात कर लीजिए, बच्चा जिस टीचर से पढ़ेगा उस टीचर से प्रभावित होकर उन्हीं की बातें मानने लग जाता है। तो जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए आप 10th में पढ़ रहे हैं, तो मेरा मानना है अगर 10th वाले बच्चे का टारगेट NTSC है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि NTSC ये कहता है सिलेबस के अंदर अप टू 10th तक का मैं सब कुछ आपके में दूंगा। तो यानी कि अगर आप NTSC की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा क्लास 10 तक का कवर आप कर लेंगे, 8th 9th 10th सारा इसमें आ जाएगा बढ़िया तरीके से, और आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। आपको स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप ऐसी बड़ी बात नहीं है, देखो हर माँ बाप पैसा खर्च करते हैं। देखो आप ये मत सोचो कि मुझे 1250 रुपये मिलने लग जाएंगे या 2000 मिलने लग जाएंगे, 5000 मिलने लग जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। स्कॉलरशिप बड़ी बात नहीं है, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए NTSC दे रहे हो तो मत दो। सबसे बड़ी बात है, इसका नाम है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, यानी कि आपका इंडिया, जो हमारा इंडिया है, वो आपको एक छोटी सी एज में, क्लास 10th वाली एज में ही एक ठप्पा लगा देता है आपके ऊपर कि यू आर आ नेशनल टैलेंट। और ये जो नेशनल टैलेंट का सर्टिफिकेट होता है, ये आपका CV में बहुत बड़ा योगदान अदा करता है। जब आप 12th के बाद कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ बहुत बेनिफिट मिलता है। और कई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, गाइस सर्च कीजिएगा, कई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट एंट्री देती हैं अगर आप NTSC स्कॉलर होते हैं या अपने जो मार्किंग स्लैब बनाते हैं एंट्री का, उसके अंदर इसमें 5 से 10% तक का बेनिफिट मिल जाता है। तो बहुत बड़ी चीज़ है गाइस। तो इट्स अ प्रेस्टिजियस रिवॉर्ड, प्रेस्टिजियस रिवॉर्ड को प्रेस्टिजियस रिवॉर्ड की तरह ले। बच्चा क्या करेगा, 9th में होगा या 10th में होगा, आप उससे पूछेंगे बेटा तुम्हारा एम क्या है, बच्चा कहेगा सर मुझे IIT करनी है, सर मुझे NET करनी है, और बच्चे का एम ये है। अब वो क्या करेगा, यहाँ पर ये क्लासेस तो बंक कर देगा और यहाँ पर IIT या NET की क्लासेस करने लग जाएगा और कहेगा मैं IIT की तैयारी 6th से कर रहा हूँ, मैं IIT की तैयारी 7 से कर रहा हूँ, मैं IIT की तैयारी 8 से कर रहा हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आप क्लास 10th में हो, आगे 11th और 12th में जाओगे, एग्ज़ाम आपको यहीं देना है, एग्ज़ाम आपको यहीं देना है। तभी तो एक 13th भी बैच होता है, एक रिपीटर वाला। चलो आप 12th के बाद कोशिश करना। मेरा मानना है कि जब आप 10th में NTSC आपका कवर हो जाए, उसके बाद बोर्ड की तैयारी करो। अप्रैल से आपके पास बहुत समय रहता है। यहाँ अगर आप बनना चाहते हो तो बोर्ड का टॉपर बनो, कौन मना कर रहा है आपको। फिर आप उसकी तैयारी करें तो बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। और ये दिमाग से वहम निकाल दें कि IIT बहुत अलग है, बहुत अलग है, 10th जैसा कुछ भी नहीं है। गाइज मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे 10th में अगर मैं बात करूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है मैथमेटिक्स में, वो सारी की सारी चीज़ें आपको जी मेंस वगैरह के एग्जाम में भी देखने के लिए मिल जाती हैं। टिग्नोमेट्री आती है, टिग्नोमेट्री भी मिल जाती है। तो काफ़ी हद तक, मतलब 60% तक का, 50% तक का कोर्स आप बहुत अच्छी तरीके से क्लास 10th में कवर कर सकते हैं बिना टेंशन लिए, अगर आप वही प्रोसेस कर रहे हैं। देखो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे, आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करोगे क्लास 10th का, तो गारंटी है मेरी, आप 11th की बुक ले लो और सॉल्व कर लो, सारे क्वेश्चन कर लोगे, गारंटी है मेरी, कर लोगे। क्यों कर लोगे, आपको क्वेश्चन ही कहीं तो ऐसे दिखेंगे यार मेरे टीचर ने यही कराया था। क्यों, क्योंकि भाई एक कनेक्शन होता है आगे से आगे का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से जंप करके और इन्हीं क्लासेस में जाके बैठ जाएं, ताकि जब आप यहाँ जाएं, ठीक है, जब आप 11th 12th में आएंगे तो आप क्या करेंगे, फिर आप ये सोचिए, क्या आप रिवीजन करेंगे। जब आप रिवीजन करेंगे तो आप इग्नोर करने लग जाएंगे टीचर्स को, अरे यार ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, ये क्या पढ़ा रहे हैं। फिर वहाँ एक बच्चों के दिमाग में क्या बैठ जाती है, आई एम सुपीरियर देन टीचर। मैंने बहुत बच्चों को देखा, कई बच्चे, देखो मुझे 13-14 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया, कई बच्चे तो मुझे तक मैसेज में लिख देते हैं सर आपको पढ़ाना नहीं आता। तो कई बार बच्चे ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिससे टीचर को बहुत हर्ट हो जाता है। भाई कोई भी टीचर हो, XYZ कोई भी टीचर हो, वो पढ़ा रहा है तो किसी उससे ही पढ़ा रहा होगा ना, उसने कुछ डिग्री ले रखी होगी या उसको कुछ टाइम हो गया होगा, उसने कुछ रिजल्ट दिया होगा। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा खुद ही अपने आप को इतना बड़ा मानने लगता है कि टीचर इवेल्युएट करने लगता है कि यार ये टीचर जो है ना, ये IIT पढ़ा रहा है तो यही है बस अपनी ज़िंदगी बनाने वाला। जो टीचर 9th 10th को पढ़ा रहा है या जो टीचर प्राइमरी नर्सरी को पढ़ा रहा है वो गलत है। जबकि मेरा मानना ये है कि भैया मेरे, देखो आप कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बनाओ, गौर कीजिएगा इस बात पे, आप बिल्डिंग कितनी भी ऊंची बनाओ, ये आपकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, बुर्ज खलीफा बना दिया आपने तो अपनी लाइफ को, ठीक है, पर जितना वो ज़मीन के अंदर होगी ना गाइस, उतना ही अच्छा स्ट्रक्चर होगा, उतनी ही मजबूत वो बिल्डिंग होगी। अदरवाइज आपने ऊपर बहुत सुंदर बिल्डिंग बना दी, बहुत सुंदर,
और नींव इसमें छोटी सी रख दी तो ये कभी भी गिर जाएगी, ये चीज़ ध्यान रख के चलना। तो हमारी जो नींव बनाते हैं ना, हमारी एक स्टूडेंट की नींव जो बनाते हैं वो बनाते हैं हमारे नर्सरी के टीचर, हमारे HKG LKG के टीचर, जो हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, हमारे माँ बाप, ठीक है, हमारे पेरेंट्स, हमारे वो टीचर जिनसे हम नर्सरी में HKG में पढ़े थे, हमारे वो टीचर जिनसे हम सब जूनियर में पढ़ते हैं 1st से लेकर 5th तक। तो मेरा मानना है अगर आपको रियल अपना किसी को हीरो बनाना है तो अप टू 5th वाले जो टीचर होते हैं दे आर द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ योर लाइफ। यही वो टीचर होते हैं जो आपको इस फील्ड में गाइड प्रॉपरली कर पाते हैं। बेटा मेहनत करो, यही आपके दिमाग के अंदर धुन लगाते हैं एजुकेशन की। देन उसको कहते हैं ना, इन्होंने पौधा बो दिया, उसको पानी देने का, बढ़ाने का काम कौन करता है? 6 से 10 तक के स्टूडेंट। ये आपकी पूरी बेसिक्स जो आपकी इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट बेसिक्स। देखो ये आपकी कवर कराएंगे बेसिक्स, ये आपकी कवर कराएंगे केवल बेसिक्स जो आगे आपकी नीड आएगी। ये वो बेसिक्स कवर कराएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आती है। हर एग्जामिनेशन में आप उठा के देख लीजिएगा 99% जो कोर्स आता है वो 8th 9th और 10th का आता है, बिकॉज यही एक ऐसी क्लास है जो कॉमन है। बाकी तो 10 से क्या होता है, रास्ते बढ़ जाते हैं। साइंस का अलग है, मेडिकल का IIT का अलग है, देन उसके बाद आर्ट्स का अलग है, कॉमर्स का अलग है, ठीक है। और 11th 12th वाले जो होते हैं ये एक तरह की हाई क्लास का मतलब है जैसे आपने देखा होगा ना कि बस शोशा वाली स्थिति हो जाती है ये, कि आप आओ, आप इंटेलिजेंट हो तो हमसे पढ़ो, हम आपको तैयारी कराएंगे और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आप गाइस किसी का भी आप उठा के देख लीजिएगा, किसी एजुकेटर का देख लीजिएगा, किसी इंस्टीट्यूट का देख लीजिएगा, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 1 लाख स्टूडेंट पढ़ाते हैं, ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाते हैं। अगर मैं कोटा की बात करूँ, हमारे कोटा के अंदर 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट आ जाते हैं और सिलेक्शन होता है केवल 5,000 से लेकर 10,000 तक का बस। तो बाकी 95,000 कहाँ जाते हैं, 90,000 कहाँ जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है गाइस। फिर वापस वो अपना कैरियर वापस डिसाइड करते हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे आगे BSc करनी चाहिए या मुझे आगे BCA करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, वो बहुत सोचते हैं, या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए। आप इस चीज़ को ठंडे दिमाग से सोचिए गाइस। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट साल हैं 6 to 10th, इनको ख़राब मत करो। यहाँ जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा है उसको बहुत ईमानदारी से अपना कवर करो। तो आज मुझे लगता है ये क्लास अपनी बहुत लंबी हो गई है। टॉपिक क्या था? बैकलॉग मैंने आपको क्लियर करा दिया। दूसरा टॉपिक क्या था? टाइम मैनेजमेंट भी मैंने आपको क्लियर करा दिया। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है, टाइम नहीं मिलने का कारण एक ये भी है कि बच्चे जब यहाँ उलझ जाते हैं तो ये तो समुद्र भरा कोर्स होता है, तो जाहिर सी बात है उस समुद्र में डुबकी मारते रहो, समय यहाँ कम पड़ता रहेगा, रोते रहो समय कम पड़ गया, क्योंकि कवर तो ये भी साथ में करना है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, फैला दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।